नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ्स बी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चे के लिए जो मॉडल सेट निकाला गया है जैक बोर्ड के द्वारा, उसमें से फर्स्ट मॉडल सेट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मॉडल सेट के सारे क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 120 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी 120 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये चार में से कौन ऑप्शन उसके लिए करेक्ट होगा। यानी 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है ये पहचानना है। देखिए 120 हमारा है, 120 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। कैसे? अंत में क्या है, 0 है, 2 से भाग देंगे, 2 छक 12 0, फिर 2 से जाएगा 2 से 30 बार, फिर 2 से जाएगा 15, फिर हमारा ये 3 से जाएगा 3 पचे 15। मतलब 120 को जब हम तोड़े तो 2 कितना बार आया, 3 बार। देखिए 3 बार 2 किस में है, इसमें है, इसमें भी है। 3 आया है एक बार और 5 एक बार आया है, तो 3 एक बार 5 एक बार, यही सेम चीज यहाँ पे भी आया है। इसका मतलब 120 का अभाज्य गुणनखंड हमारा ये ऑप्शन है। ये नहीं हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं करने आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑप्शन को ही मल्टीप्लाई करिए, जिसमें 120 आ गया वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे देखिए 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, तो हमारे इसमें 120 आ रहा, मतलब इसका आंसर यही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15, 15 या 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 आ रहा है इसका गुना। मतलब ये हमारा 120 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। इस तरह से हमारा फर्स्ट का आंसर ए हुआ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि 306 और 657 का महत्तम समवर्त्य 9 दिया है। मतलब 306 एक संख्या है और दूसरा संख्या कितना है, 657। ये दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया है, 9। तो ये दोनों संख्याओं का 306 और 657 का लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए इस पे हम एक रिलेशन जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ऐसा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुने एचसीएफ। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो हमारा दो संख्या दिया हुआ है। पहला संख्या मान लिए 306, दूसरा संख्या मान लिए 657, बराबर हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का, तो एलसीएम रहने दिया जाए। और एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना, 9। तो एलसीएम निकालना है, इसलिए इस 9 को इधर क्या करना होगा, भाग में ले जाना होगा। तो भाग में ले जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये 306 गुने 657 बट्टे में आ जाएगा 9, और इधर क्या बच जाएगा, एलसीएम बच जाएगा। कोई दिक्कत? 9 से अब कैंसिल करेंगे, कटकुट करेंगे तो 9 से 63, 65 में 63 घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर 7 27 बच जाएगा। 27 हो गया, 9 तिया 27, मतलब 73 बार में कट गया। 306 और 73 को गुना कर लिया जाए। 306 और 73 इसको गुना करेंगे तो 6 तिया 18 और 3 तियाई 9, 7 छक 42 और 7 तिया 21। इसको जोड़ेंगे तो 8 2 और 1 3, 9 1 10 4, मतलब 13 हो गया टोटल। और यहाँ क्या हो गया, 2 2, 22 33 8। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, 22 33 8। मतलब 306 और 657 का लघुत्तम कितना आया, 22 33 8। ये हम बना लिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। 15 और 25 का एचसीएफ निकालना है। 15 और 25 का एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन को हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ निकाल सकते हैं और यूक्लिड विभाजन के द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखिए 15 से एचसीएफ निकालना है किसका, 25। तो 15 छोटा है, 25 बड़ा है। 15 से भाग लगाएंगे 25 में, 15 एकम 15, कितना शेष बच जाएगा, 10। कितना, 10। 10 से भाग देंगे किसमें, 15 में। 15 को हम क्या बना लेंगे, फिर से यहाँ ले आएंगे, 10 से भाग देंगे, 10 एकम 10, तो यहाँ का आ जाएगा 5, 5 हमारा हो गया। फिर 10 यहाँ आ जाएगा, 5 दूना 10। अब देखिए हमारा शेषफल 0 हो गया। जब हमारा शेषफल 0 हो जाए तो अंतिम भाजक क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हमारा इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 5। हमारा ए ऑप्शन 5 है। ए ऑप्शन क्या है, 5। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का। आप चाहे तो इसको किस विधि द्वारा बना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए जैसे कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। ये हमारा 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 50 25, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 3 गुने
5, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 5 गुने 5। तो एचसीएफ के लिए या एलसीएम के लिए हमें पेयर बनाना पड़ता है, जोड़ी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे 5 और 5 का जोड़ी लग जाएगा, ये 5 और ये 5 का जोड़ी लग गया, लेकिन ये 3 5 का जोड़ी नहीं मिल रहा है। एचसीएफ में क्या करना है, केवल पेयर जिसका लगा उनके बदले में एक ठो लिखना है बस, और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये दोनों का पेयर लगा और किसी का पेयर नहीं लगा हुआ है, तो जो हम किसी का गुना नहीं करेंगे, मतलब यही 5 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। आइए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले कि बोर्ड हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। और उस अभाज्य गुणनखंड में जो गुणनखंडों का क्रम छोड़ते हुए, क्रम को वैल्यू नहीं देना है, क्रम को हमको लेकर नहीं चलना है, कोई भी क्रम में अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मतलब बड़ा नंबर से पहले भाग दीजिए या छोटा नंबर से भाग दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो आएगा गुणनखंड वो कैसा होगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से भरना है, तो अनेक होगा, मतलब अनेक अभाज्य गुणनखंड कोई भी संख्या का हो सकता है, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड आएगा, अद्वितीय आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा। आइए करके एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन को ही लेते हैं, 120 हमारा था, 120 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए थे, 2 से भाग दिए थे, 2 से, तो 2 से 60, फिर 2 से भाग दिए थे कितना 30, फिर 2 से भाग दिए थे 15, फिर हम 3 से भाग दिए थे, 3 5 15, मतलब 120 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का घात 3, 2 3 बार आया, 3 आया और 5 आया, यही आया। लेकिन अब हम 120 को है ना, इसका जो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका था हम सिस्टमेटिक किए, पहले 2 से भाग दिए, फिर 3 से भाग दिए, फिर 5 से दिए, बढ़ते क्रम में जा रहे थे। लेकिन इसका क्रम का वैल्यू नहीं देते, सबसे पहले नंबर हम 5 से भाग दे देते हैं, 5 से भाग दिए तो कितना आएगा 24, 5 दूना 10, 2 4 5 24, फिर कितना से जाएगा, फिर हम 3 से भाग दिए, 3 8 24, फिर हम 2 से भाग दिए, 2 2 2 2 2 चौका 8, फिर 2 से भाग देंगे 2, तो कितना आ रहा है, देखिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 कितना बार आया, 1 बार, इसमें भी 3 कितना बार आया, 1 बार, 2 कितना बार आया, 3 बार। मतलब आप किसी तरह से कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यूनिक आएगा, यूनिक, अलग अलग नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसा किए तो इसमें 2 ज़्यादा आ जाएगा, 5 कम आएगा, ऐसा नहीं, इसमें 5 ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, कोई भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसका गुणनखंडों को क्रम को छोड़ देंगे, क्रम को नहीं लेकर चलेंगे, तो उसका जो यूनिक होगा, यूनिक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यूनिक मतलब अद्वितीय होगा। आइए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3 है। आइए इस क्वेश्चन को भी 2 मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर हमारा शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग √2 है और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3। हमसे बोला कि इनके लिए बहुपद कौन है, यानी किस बहुपद का शून्यकों का योग √2 होगा और शून्यकों का गुणनफल 1/3 होगा, ये हमें पहचानना है। तो देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं, एक फार्मूला जानते हैं कि x² माइनस शून्यकों का योग फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा बहुपद का फार्मूला है, समझिए एक तरह से, जिसमें शून्यकों का योग रख देना है यहाँ पे और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल रख देना है। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, √2 x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1/3। अब तो यहाँ बट्टा में तो आंसर नहीं है मेरा, किसी पे यहाँ 1/3 नहीं है, तो ये 3 को हटाने के लिए सारे पदों के पास हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हर में रहेगा उसको सारे के पास मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुना करेंगे तो 3x² माइनस 3 √2 x प्लस यहाँ 3 करेंगे तो 3 3 कट के 1 हो गया। तो हमारा कौन आंसर आ रहा है, देखिए तो ऐसा, यानी ये हमारा आंसर होगा, बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दिया हुआ है शून्यकों का योग दिया हुआ, शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और हम जानते हैं शून्यकों का योग फार्मूला के थ्रू -b/a, ये है। शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3 और हम जानते हैं c/a। अब देखिए तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, मतलब यहाँ 1 है, समझिए √2/1। a का मान यहाँ 1 बता रहा है और a का मान यहाँ 3 बता रहा है, मतलब किसी एक चीज़ का 2 वैल्यू नहीं हो सकता है, सेम चीज़ का 2 वैल्यू नहीं होगा, मतलब यहाँ जितना है उतना यहाँ हमको बनाना पड़ेगा, दोनों को सेम करना होगा। तो दोनों सेम करने का एक ही तरीका है कि यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 यहाँ भी बन जाएगा, 3 गुना 1, 3 यहाँ भी बन गया। लेकिन 3 हम केवल इसके ऊपर नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, इस यहाँ पे हर में करेंगे तो ऊपर में भी हमको 3 मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके मैथ का रूल सही होगा। तो यहाँ पे कर दिए,
तो देखिए अब 3 यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी 3, a का मान कितना हो गया 3, b बराबर कितना हो गया, b बराबर ये माइनस इधर भेज देंगे तो b बराबर -3√2 और c बराबर कितना हो गया 1, a b c मिल गया। और द्विघात बहुपद का वास्तविक रूप कैसा होता है, ऐसा ax² प्लस bx प्लस c, a के जगह पे कितना 3x², b के जगह पे कितना है -3√2x प्लस c के जगह पे कितना 1। अब इसके सहारे भी आसानी से आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब हमारा 6th क्वेश्चन कहता है कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। शून्यकों का योग क्या होता है, ये तो हमें याद है, शून्यकों का योग -b/a, शून्यकों का योग -b/a। तो आप सारे को स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अब हम लोग 7 क्वेश्चन में बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो हमारे वीडियो को शेयर करें। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा 7 क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया है, यानी कोई बहुपद है हमारा px, उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है। उस बहुपद के लिए हमें शून्यक बताना है कि px बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए शून्यकों की संख्या जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ x अक्ष में कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितना बार टच कर रहा है, समझिए। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा ग्राफ ये है, ये x अक्ष में एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस px बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या क्या होगा 0, क्या होगा 0। अगर मान लीजिए एक बार कट करता है इस तरह से, ये हमारा है, ये इस तरह से हमारा ग्राफ रहता है, इस तरह से देखिए x अक्ष में कितना बार कट किया एक बार, तो शून्यकों की संख्या कितना होता है 1। लेकिन यहाँ पे ये हमारा ग्राफ x अक्ष को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये हमारा दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म है। इस युग्म के लिए हमें ये दिया हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन दिया हुआ है, तो समीकरण का कितना हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को आपको याद रखना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि हम सारा कॉन्सेप्ट बताते हुए आपको आंसर करवा रहे हैं, इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। तो क्या है हमारा, अगर दो रैखिक समीकरण के, दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, उनके लिए 3 कंडीशन है। या तो दोनों का ग्राफ एक जगह कट करेगा, यानी दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों का इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो दोनों का ग्राफ सरल रेखा होगा। ये दोनों सरल रेखा या तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें तो एक हल हो जाएगा, या समांतर हो जाए, एक भी बिंदु पे कट ना करें मतलब कोई हल नहीं होगा, या एक के दूसरे के ऊपर समपाती हो जाए, मतलब दूसरका वाला लाइन का भी ग्राफ क्या हो जाए, इसी के ऊपर हो जाए, समपाती हो जाए, तो इसमें कितना हल होता है, अनेक हल होता है। तो हमारे यहाँ कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन के लिए हमें बताना है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ये रहे तो समपाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समपाती। समपाती हो गया मतलब अनेक हल, समपाती मतलब अनेक हल। और a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो हमारा प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ये वाला कंडीशन हो जाएगा। प्रतिच्छेद करेगा तो कितना हल होगा, एक हल निकलेगा, कितना हल, एक हल। लेकिन हमारा ये दोनों में से कोई नहीं है, मतलब हमारा ये कंडीशन है a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के साथ, लेकिन c1/c2 के साथ बराबर नहीं है। ऐसा कंडीशन में हमारा समांतर होता है, क्या होता है, समांतर। तो ये दोनों हमारा रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया हुआ है, ये दोनों इस कंडीशन के लिए क्या होगा, समांतर होगा। समांतर होगा मतलब कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिए कि दो हमारा समीकरण रहेगा तो किस किस तरह से होगा। चलिए अब हमारा 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा दो चर का रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ये हमारा दो चर का रैखिक समीकरण दिया है। इन दोनों रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, समपाती होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, इसके साथ हम कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 2x - 3y बराबर 0। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0। A1 का वैल्यू कितना दे दिया 2, B1 का वैल्यू कितना दे दिया -3, C1 यहाँ नहीं है मतलब C1 एब्सेंट है मतलब 0 होगा। तो यहाँ से देखिए हम पहला वाला समीकरण से A1 B1 C1 निकाल लिए। दूसरा वाला समीकरण देखिए, दूसरा वाला समीकरण को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है 3x + 4y + 20 बराबर 0, मतलब A2x + B2y + C2 इसके साथ कंपेयर करेंगे। हम आपको समझाने इसलिए लिखना पड़ रहा है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको देख देख कर आप आसानी से लिख सकते हैं। A2 का वैल्यू कितना है, A2 बराबर 3, B2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और C2 बराबर कितना हो गया 20। मतलब हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया। बस आपको चेक कर लेना है कि कौन तीन में से कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए चेक करते हैं, सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करते हैं। A1 कितना है 2 है, A2 कितना है 3 है, A1 बटा A2 कर दिए। B1 कितना है -3 है, B2 कितना है 4 है। क्या ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है आपको? कभी बराबर हो सकता है, नहीं होगा, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा प्रतिच्छेद करता है। कितना हल निकलेगा? एक हल निकलेगा, मतलब ये हमारा प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, C के किस मान के लिए समीकरण ये जो हमारा है और ये जो समीकरण है ये दोनों का अनंत हल हो, अनेक हल हो, मतलब बहुत सारा हल निकले। किस मान के लिए? तो अनेक हल कब मिलता है? अनेक हल आपको मिलेगा तीनों बराबर होना चाहिए, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। तो बस C के जगह पे हम क्या रखेंगे जो तीनों बराबर हो जाए, बस यही टारगेट रखना है। तो देखिए हमारा A1 ये हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। A1 हमारा ये हो जाएगा, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। हमें अनेक हल प्राप्त करना है। क्वेश्चन बोल दिया है कि अनंत हल चाहिए, तो अनंत हल के लिए हमें ये कंडीशन को फॉलो करवाना होगा। बस A1 के जगह पे कितना C, A2 के जगह पे कितना 6 बराबर B1 के जगह पे कितना है यहाँ पे -1, फिर B2 के जगह पे कितना है -2, C1 के जगह पे इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 और इसको भी उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ 1/2 है, क्या है 1/2। यहाँ भी कैंसिल करेंगे तो 1/2, मतलब 1/2 आ रहा है। B1 बटा B2 1/2, C1 बटा C2 कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। कब आएगा 1/2? यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, 3 रखेंगे तब ना 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3/6 मतलब 3/6, मतलब 3 दूना 6 1/2, तीनों बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो C के जगह पे हमको क्या रखना पड़ रहा है 3 रखना पड़ रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी A ऑप्शन करेक्ट। वीडियो जरूर लंबा हो रहा है लेकिन आपको अंत तक हटना नहीं है। वाकई में आपको सारा कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताते जा रहा हूँ। चलिए 11th क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। मतलब ऐसा रैखिक समीकरण का युग्म जिसका कोई हल ना हो, मतलब दोनों रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा हो, समांतर हो, तभी तो कोई हल नहीं निकलेगा। प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल आ जाता है, समपाती होगा तो अनेक हल हो जाता है, समपाती हो जाएगा तो अनेक हल हो जाएगा। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। एक भी हल अगर नहीं होता है तो दोनों रैखिक समीकरण का युग्म जो होगा, मतलब दो रैखिक समीकरण जो होगा वो असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत। और एक हल हो या अनेक हल हो इसमें संगत कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंगत। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है मतलब दोनों रैखिक समीकरण के युग्म क्या है? असंगत है। समीकरण युग्म जो हमारा ये दिया हुआ है, इस समीकरण युग्म के लिए हल निकालना है। हल तो हल देखिए इसका निकालेंगे अगर हम बाय प्रोसेस, तो कैसे निकालेंगे? हम बहुत सारा विधि पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो जो हल होगा इसका, ये 4 ऑप्शन में से जो हल होगा, 3 ऑप्शन में से, एक में तो नोट दिया है नन ऑफ दीज, इस 3 ऑप्शन में से जो हल होगा उसको आप समीकरण में रखें, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर दिया, संतुष्ट कर देता है, तो हमारा हल हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम मान लेते कि हमारा सपोज थोड़ा देर के लिए ये आंसर है, इसका मतलब x के जगह पे 2 और y के जगह पे 2 रखेंगे, दोनों समीकरण को क्या कर देना चाहिए? हल मतलब इक्वल कर देना चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या है 9। इसका मतलब ये किसी कीमत में आंसर नहीं हो सकता है।
फिक्स है। इसको भी रखेंगे x के जगह पे 2 और y के जगह पे -1, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। x के जगह पे 2 रखिए, y के जगह पे -2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, 9 आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए 5 4 9 आ गया, 5 यहाँ रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1 आ जा रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो विलोपन विधि दोबारा भी हल कर लें, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, बस आपको सेटिस्फाई करके देख लेना। हल है मतलब उसका वैल्यू पुट करके देखिए, दोनों समीकरण को इक्वल कर दिया, दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब हमारा आंसर वही होगा निश्चित। नहीं तो आप विलोपन विधि द्वारा इस तरह से हल कर सकते हैं, x + y = 9, x - y = 1। अब यहाँ से दोनों का सेम यहाँ पे है, दोनों का चिन्ह अलग है, तो आप इसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 2x आ जाएगा, 9 और 1 क्या हो गया 10, तो x बराबर क्या हो गया 10 बटा मतलब 5। इस तरह से x का वैल्यू 5, यानी हमारा 5 वाला ऑप्शन एक ही है, मतलब ये आंसर होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हमको पहचानना है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सारे को ब्रेक करके देखना होगा किसमें चर राशि का घात 2 है। चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अगर चर राशि का अधिकतम घात 2 हो जाता है तो हम निश्चित बोल सकते हैं वो हमारा कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर हम ऑप्शन 1 को लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए हमारा जो है, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² - 3x बराबर x² - 7। अब इसको हम सारे को इधर ले आएंगे, या आप ऐसे भी देखेंगे, बराबर की साइड ये x² है, ये भी x², ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेम चीज़ प्लस माइनस में रहेगा तो कट के 0 हो गया, मतलब ये x² कैंसिल हो गया। इस समीकरण में x² बचा ही नहीं बचा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अब इसका ट्राई करते हैं। इसमें भी देखेंगे अगर हम बी ऑप्शन में, तो a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक हो जाएगा, तो a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो x² + 2x + 1 बराबर x² - 5x। इसमें भी देखेंगे, इधर भी x², इधर भी x², ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, मतलब सेम चिन्ह अगर रहे, बराबर के दोनों अलग अलग साइड रहे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो। इसमें भी x² बचा ही नहीं, मतलब ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 है ही नहीं, 2 वाला घात बिल्कुल नहीं, ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा ये जो आंसर होगा इसमें, ये ऑप्शन देखा जाए तो इसमें क्या होता है, सी ऑप्शन, उसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो x² + 2x + 1 बराबर 2x - 6। इसको 2x - 6 मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें हम कुछ भी करें, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, x² + 1, ये माइनस है, इधर जाएगा तो +6 बराबर 0, तो x² + 7 बराबर 0। ये तो हमारा आ जा रहा है, चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2, मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं करना है, इसको तो ब्रैकेट हटा के सबको उधर ले जाएंगे, तब पर भी x² तो रहेगा ही, x² हटाने वाला कोई नहीं है, ये x है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा ये, लेकिन x² रहेगा, मतलब ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। आइए अब 15 क्वेश्चन क्या कहता है, यदि विविक्तर का मान जो है हमारा d है वो 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा। इसके लिए 3 कॉन्सेप्ट है, आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है। यानी कोई भी द्विघात समीकरण है, कोई भी द्विघात समीकरण, अगर उसमें मूल का प्रकृति पता करना है तो हमें विविक्तर के बारे में जानना होगा। तो विविक्तर बराबर क्या होता है, फार्मूला d बराबर होता है b² - 4ac। यानी विविक्तर का मान अगर 0 से बड़ा हो जाता है, क्या हो जाए, 0 से बड़ा, तो मूल जो होगा हमारा वास्तविक और असमान होगा। तो यहाँ पे वही तो है, d हमारा 0 से क्या है, बड़ा है, d 0 से बड़ा है, तो निश्चित हमारा मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही होगा। उसी तरह d का मान अगर 0 हो जाए, d का मान क्या हो जाए, 0, तो d का मान अगर 0 हो जाए तो हमारा मूल जो होगा वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, मतलब वास्तविक के साथ साथ दोनों मूल समान होगा, इक्वल आ जाएगा। लेकिन d का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, मतलब नेगेटिव में आ जाए, तो मूल हमारा वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक मूल होगा, वास्तविक नहीं होगा ये, और असमान होगा। इसका बात मतलब वास्तविक मूल नहीं होगा, बस ये इसमें ये आप जानिए। अब हमारा 16 क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण ये दिया है, इसका मूल की प्रकृति बताना है। तो मूल की प्रकृति निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, विविक्तर निकालना होगा।
तो विविक्तर कैसे निकलेगा? देखिए हमारा ये समीकरण क्या है, x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, यानी 16 नंबर का क्वेश्चन का ये समीकरण है। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण का ओरिजिनल रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इससे तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना हो गया 1, और c का वैल्यू कितना है -1। अब हमें क्या निकालना है, इसका मूल चेक करना है, मूल कैसा होगा, मूल तो मूल के लिए हमें क्या निकालना होगा, d निकालना होगा। d का फार्मूला क्या बताए हैं, b² माइनस 4ac, तो b हमारा कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है, c कितना है -1। अब यहाँ से -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, और 4 गुना 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 4, 4 1 क्या आया 5, डी हमारा 5 आया, डी 5 आया मतलब डी हमारा 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूल कैसा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और भिन्न, तो वास्तविक तथा असमान, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम 16 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिए। 17 क्या कहता है, ax² प्लस bx प्लस c के दो भिन्न वास्तविक मूल, यानी दो अलग अलग मूल कब होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल, एकदम सेम सवाल ये है। यहाँ पे d लिखा है, अब यहाँ पे b² माइनस 4ac के रिलेशन दिया है, मतलब d बराबर तो हम जानते हैं ये b² माइनस 4ac होता है, तो d हमारा क्या होना चाहिए वास्तविक के लिए 0 से बड़ा, मतलब b² माइनस 4ac भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, तो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा, यही बात होगी, यानी इसके जगह पे आप d लिख सकते हैं, d लिखेंगे तो हमारा ये इसी जैसा दिखेगा। तो हमारा b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा रहेगा तो मूल कैसा होगा, भिन्न होगा और वास्तविक होगा। इस तरह से आप 17 नंबर क्वेश्चन को समझ गए। कैसा लग रहा है आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मज़ा आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए 18 क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 का विविक्तर क्या होगा, विविक्तर निकालना मतलब d निकालना है, तो बस इसी जैसा बनाएंगे, इसको हटाते हैं। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, 18 का एक समीकरण है x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे इसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का वैल्यू कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -1, c का वैल्यू कितना हो गया 3, c का वैल्यू कितना हो गया 3, a b c। अब हमें क्या निकालना है, इसका विविक्तर निकालना, तो विविक्तर d बराबर हम जानते हैं b² माइनस 4ac फार्मूला होता है, b का मान कितना है -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 3। यहाँ पे अब घटाएंगे तो 1 में से 12 घटेगा तो 11 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, 12 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, मतलब हमारा -11 आंसर होगा, ये माइनस छूट गया था, तो -11 हमारा इसका विविक्तर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का था, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k का मूल समान हो, मतलब इसका बोल दिया क्वेश्चन मूल समान है, तो k का मान क्या होगा, k की जगह पे क्या रहेगा जो मूल इसका समान हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो हमारा समीकरण क्या है x² माइनस 4x प्लस k का वैल्यू पता करना है, मूल किसके लिए, समान के लिए। तो मूल देखिए तो a का वैल्यू यहाँ अगर हम करें तो क्या होगा 1, b का बात करें तो कितना होगा -4, c का बात करें तो k, तो मूल हमारा b² माइनस 4ac, मूल कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, मूल समान। मूल समान कब होता है, d बराबर 0 होता है, मतलब इसका वैल्यू दे दिया है आपको 0, b का वैल्यू रख दीजिए -4 का होल स्क्वायर, -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k, आसानी से k निकल जाएगा यहाँ से, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 16, माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा -4k। अब ये -4 को उठा के इधर ले जाइए तो प्लस में चला जाएगा बराबर 16, तो k बराबर क्या हो जाएगा 16/4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौका 16, यानी k बराबर क्या 4, k के जगह पे 4 रखिए, आसानी से इसका मूल क्या दिखाई देगा आपको, समान दिखाई। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो मूल ज्ञात करें, यानी इस समीकरण के लिए मूल ज्ञात करना है। तो आप इसको ऐसा क्वेश्चन को आप ये भी कर सकते हैं कि ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको x के जगह पे रख के देखिए, दोनों वैल्यू अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर जाता है, यानी एक बार x के जगह पे 3 रखेंगे और एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर दिया, LHS और RHS बराबर कर देता है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से ऑप्शन भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, इसको गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, मूल वाला सूत्र से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको।
बराबर 0। ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने में, गुना करने में 6x² और जोड़ने में 5x, मतलब 3 दूना 6, 3 और 2 5, मतलब क्या हुआ x² माइनस, इसको हम क्या लिख रहे हैं 3x, जोड़ने में लाना है प्लस में तो यहाँ माइनस रखेंगे। देखिए -5x आ जाएगा और गुना करेंगे तो 6x² आ जाएगा। ये दोनों कॉमन ले लीजिए, x कॉमन निकल जाएगा तो x -3, माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो x -3 बराबर 0। तो x -3 एगो ये दोनों कॉमन आ जाएगा, x -2 बराबर 0। तो x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 3, x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। देखिए एक हमारा मूल्य क्या आया 3 आया, एक 2 आया, मतलब ये ऑप्शन सही है। इस तरह से 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 21 क्वेश्चन का था निम्न में कौन सा एपी है। एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, सार्वंतर बराबर होना चाहिए। हर एक पद का, हर एक दो पद के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब 4 में से 2 घटाएंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे, मतलब 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ रहा है। मतलब पहला ऑप्शन को अगर हम देखें तो 2 4 8 16 है, मतलब दूसरा घटाओ पहला करेंगे, दूसरा घटाओ पहला, 4 घटाओ 2 आ रहा है, मतलब 2 आया। फिर यहाँ तीसरा पद माइनस दूसरा पद करेंगे, 8 - 4 करेंगे 4 आ रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये एपी में नहीं होगा। उसी तरह इसको अगर देखेंगे तो 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 अंतर है, यहाँ का भी अंतर कितना है 2, 3 - 1 कितना अंतर है 2। यहाँ भी अंतर, अगला में से पिछला घटाइए, 5 में से 3 घटाइए कितना अंतर है 2। यहाँ भी का अंतर कितना है 7 में से 5 घटाइए 2। सारा जगह अंतर बराबर आ रहा है, मतलब सारा अंतर क्या है बराबर है। इसका मतलब ये हमारा एपी में है, बी ऑप्शन राइट है। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये एपी दिया हुआ, इसका 10वां पद निकालिए। कौन सा पद निकालिए, 10वां पद। तो हम 10वां पद निकालने के लिए हमें जानते हैं, कोई भी पद निकालना है उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, n बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं। 10वां पद हमें फाइंड करना है, तो n का बराबर कितना दे दिया 10। पहला पद इस एपी का पहला पद कितना है 2, पहला पद क्या है 2, और सार्वंतर हम निकाल सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 7 और पहला पद कितना है 2, तो कितना हो गया सार्वंतर 5, यानी n हमें दिया हुआ, a दिया हुआ, d निकाल लिए। इस तरह से हमारा 10वां पद आ जाएगा। देखिए n के जगह पे 10 रखिए तो a 10 हो गया, मतलब 10वां पद। a के जगह पे कितना वैल्यू, a हमारा 2 है, n हमारा कितना है 10 - 1, d कितना है 5, मतलब 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 5 9 × 5 = 45 और 2 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47, 47। तो हमारा 47 आंसर है सी नंबर ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हमारा 22 कंप्लीट। आइए 23 को देखते हैं। बोलता है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होता है, मतलब 2 अंक का संख्या देखना है जो 3 से भाग लगता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो कैसे करेंगे, तो 2 अंक का संख्या, मतलब 2 अंक का संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से, 10 11 12 13 इस तरह से कहाँ तक जाता है 99 तक। इस सारे संख्या में हमको ढूंढ के बताना है कितना नंबर है, कितना संख्या जो 3 से भाग जाता हो, जो 3 से भाग जाता हो। तो 3 से भाग जाने वाला 2 अंक का सबसे पहला संख्या 12 है, 3 चौका 12, 12 सबसे फर्स्ट संख्या। उसके बाद कौन हो जाएगा, 12 के बाद हमारा 15 हो जाएगा, मतलब 12 के बाद अगर यहाँ देखें हम 14 आएगा, फिर क्या आएगा 15 आएगा, 15। तो 12 के बाद हमारा क्या होगा, 3 से भाग जाने वाला 15 होगा, 15 के बाद क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरह से हमारा कितना का अंतर हो रहा है, 3 का अंतर हो रहा है। 12 से 3 बढ़े 15, 15 से 3 बढ़े 18, 18 से 21, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या जो 3 से भाग जाए, तो हमारा जो अंतिम अंक है वो 99 है, 99 है। 99 3 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 9 9 जोड़ेंगे, इसका अंकों का योग 18 है, मतलब 3 से ये भाग जाएगा। मतलब हमारा अंतिम जो अंक होगा 2 अंक का वो 99 होगा जो 3 से भाग जाएगा। तो देखिए ये हमारा एपी तैयार हो गया। एपी है जो 3 से जाने वाला हमारा 2 अंकों का संख्या है इसमें सारा। बस एपी में अब कितना पद है ये निकाल लीजिए, कितना पद है, यानी 12 से लेकर 99 तक इस श्रेणी में, इस सीरीज में कितना पद है। तो पहला पद क्या हो गया 12, डी निकल जाएगा 15 - 12, दूसरा पद घटाओ पहला पद कितना आ गया 3 आ गया। अब हमारा क्या है
ए निकल गया, डी निकल गया, और अंतिम पद ये हमारा है an बराबर 99। तो हमें कितना पद है n निकालना है। तो an निकालने का फार्मूला हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an अंतिम पद कितना दिया है 99, पहला पद कितना दिया है 12, n हमें निकालना है, d कितना है 3। अब ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये 12 इधर माइनस में चला जाएगा तो 99 में 12 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 99 में से 12 तो कितना आ जाएगा 9 2 7, 9 में से 1 गया 8, 87 आ गया बराबर n माइनस 1, और ये 3 इधर भाग में चला जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना 3 दूना 6, 2 3 9 27 यानी 29 आया, 29 इधर और इधर n माइनस 1। तो हमको n का वैल्यू निकालना है तो माइनस 1 को इधर ले जाएंगे तो 29 प्लस 1 तो n बराबर कितना हो गया 30, यानी 30 वो हमारा संख्या है जो 2 अंक का किससे भाग जाएगा 3 से भाग जाएगा। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन अच्छा था। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। मतलब 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग निकालना है। तो देखिए 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। तो सबसे पहला नंबर विषम संख्या कौन है 1 है, उसके बाद कौन है 3 है, 5 है, इस तरह से बढ़ते जाएगा विषम संख्या। और हमारा 50 से ठीक पहले विषम संख्या कौन हो जाएगा 49 हो जाएगा। ये हमारा श्रेणी हो गया, ये हमारा सीरीज हो गया। अब इसमें सारा का योग निकालना है, योग निकालना है। तो योग निकालने का क्या फार्मूला जानते हैं, SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाइए। या फिर आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं SN बराबर n बटा 2 फर्स्ट पद यानी पहला पद प्लस अंतिम पद। ये दोनों फार्मूला में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये दोनों फार्मूला में n का जरूरत है, कितना पद है यहाँ पे ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है n निकालना। तो n कैसे निकलेगा, देखिए अभी इसको हटा देते हैं, पता चल गया कि हमें सम निकालना है, जोड़ निकालना है सारा का। उसके लिए n चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए n। तो n निकलेगा कैसे, पहला पद 1, सार्वंतर कितना हो गया 3 माइनस 1 2 सार्वंतर, और अंतिम पद यानी an कितना है 49। तो an बराबर फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना हो गया 49, a कितना हो गया 1 प्लस n कितना है हमारा निकालना है -1, d कितना है 2, ये इधर चला जाएगा तो 49 माइनस 1 हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 2 48 हो जाएगा। ये 2 भाग में चला जाएगा, इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 2 चौक 8, n इधर प्लस चला जाएगा तो 24 प्लस 1 मतलब n बराबर कितना 25 टोटल है। यहाँ पे कितना पद है 25 पद है। इस सारे 25 पद को जोड़ना है। तो देखिए SN बराबर हम क्या जानते हैं n बटा 2 पहला पद प्लस अंतिम पद यहाँ दिया है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो क्या होगा n कितना है 25 बटा 2, पहला पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 बटा 2, 49 और 1 क्या हो गया 50, 2 से काटेंगे 25, 25 से 625, यानी हमारा ये आंसर सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सभी वृत्त होते हैं, जितना भी वृत्त है सारा वृत्त का क्या है समरूप होगा, सर्वांगसम होगा, समपाती होगा, क्या होगा इस ऑप्शन में। तो देखिए सारा वृत्त का जो है ना रूप एक जैसा है, यानी शेप एक जैसा है, लेकिन साइज जो है अलग अलग है, साइज अलग अलग है। ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप जो है ना रूप ये एक जैसा है। जिसका भी रूप एक जैसा हो ना, साइज सा मतलब नहीं है, शेप से मतलब, शेप एक जैसा हो तो हम ये दोनों आकृति को क्या बोलते हैं समरूप बोलते हैं। सारा का सारा वृत्त का रूप एक ही जैसा है, मतलब सारा का सारा वृत्त हमारा क्या है समरूप है, समरूप। आइए 26 क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा 26 क्वेश्चन क्या कहता है, ये आकृति दिया हुआ, आकृति में DE जो है समांतर है BC के साथ, DE समांतर है BC के साथ, मतलब ऐसा है ये DE हमारा है और ये हमारा ABC ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो DE समांतर है किसके साथ BC के साथ। DB बराबर दिया हुआ है, DB ये है हमारा 2 सेंटीमीटर, AE 1.5 है, सब सेंटीमीटर में है, और EC हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो AD का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या हुआ है, DE समांतर है BC का, ये हमारा दिया हुआ है, दिया है
कि DE समांतर है किसके साथ? BC के साथ। DE समांतर है BC के साथ। अगर ऐसा दिया रहता है तो कौन सा प्रमेय लगेगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में क्या कहता था? किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो ये जो हमारा रेखा है अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है। ये हमारा थेल्स प्रमेय है। तो ये थेल्स प्रमेय यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिया हुए क्वेश्चन में कि BC के पैरेलल है, BC के समांतर है कौन? D समांतर है तो D दोनों भुजा को समान अनुपात में बांट देगा। मतलब AD थेल्स प्रमेय से AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा? AE बटा EC। किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हमारा ये हो जाएगा। तो AD का मान कितना है? नहीं दिया है, यही तो निकालना है। DB का मान कितना है? 2 है। AE का मान कितना है? 1.5 है। EC का मान कितना है? 3 है। तो AD बराबर ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD आ जाएगा वैल्यू। ये 2 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये 2 इधर चला जाएगा, 2 यहाँ पे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आ जाएगा। 15 दूना 30, 2 से 2 कट गया, मतलब AD बराबर क्या आ गया? 1। AD बराबर 1, यानी D ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आइए अब 27 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा 27? हमारा 27 क्वेश्चन कहता है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, यानी दो त्रिभुज है उनके संगत कोण क्या हो रहा है? बराबर है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। सही बात है। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कहने का मतलब एक त्रिभुज है हमारा ये PQR, और एक त्रिभुज और है ABC। इसके संगत है, मान लिया जाए ये 60 है, ये भी 60 है, ये 40 है, ये 40 है, ये 80 है, ये भी हमारा क्या है? 80 है। तो देखिए P के संगत कौन है? A, Q के संगत कौन है? B, R के संगत कौन है? C। तो ये दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर है। कोण बराबर होता है तो A समरूपता की कसौटी से दोनों क्या है? समरूप है। यानी दोनों त्रिभुज हमारा कौन सा कसौटी से काम करेगा? A समरूपता से। मतलब कौन समरूपता की कसौटी से हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ ये सीखे कि दो त्रिभुज है, दोनों के संगत कोण बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा किस कसौटी से? A समरूपता की कसौटी से। अब 28 क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखेंगे A का संगत कौन है? P, यानी कोण A हमारा बराबर है किसके? कोण P के बराबर। कोण B हमारा कोण किसके बराबर है? Q के बराबर। और कोण C किसके बराबर है? कोण R के बराबर है। तो कौन सा कथन सही है? मतलब कौन सा समरूप लिखने का तरीका सही है, ये पहचानना है। तो देखिए समरूप है, ये दोनों फिक्स है। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के साथ क्या है? बराबर है। मतलब ये कोण 60, ये कोण 60, ये दोनों आपस में बराबर। ये 80, ये 80, ये दोनों आपस में बराबर। ये 40, ये 40, ये दोनों आपस में बराबर। मतलब हर एक कोण एक दूसरे के क्या है? बराबर है यहाँ पे, इस तरह से। तो निश्चित ये समरूप होगा किस कसौटी से? A समरूपता की कसौटी से। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? समरूप लिखते कैसे? तो जो कोण जिस कोण के साथ संगत है उसके शीर्ष को साथ में लिखेंगे। मतलब जैसे हम लिख लिए, पहला वाला को हम कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC लिख दिए, समरूप का चिन्ह लगा दिए। तो अब A के संगत, A शीर्ष के संगत कौन है? P है। क्यों? क्योंकि A कोण का 60 मान है, तो यहाँ P का भी मान कितना है? 60। मतलब A का संगत कौन हुआ? P। तो हम फर्स्ट में A लिखे हैं, तो दूसरा त्रिभुज में हमें P को फर्स्ट लिखना होगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ आना चाहिए। मतलब फर्स्ट में A लिखे तो फर्स्ट में P होना चाहिए, क्योंकि A और P क्या है? इक्वल है। उसी तरह देखिए B का संगत कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा, यानी दोनों 80-80 है। मतलब अगर हम B सेकेंड में लिखे हैं तो हमें Q सेकेंड में लिखना पड़ेगा। थर्ड में हमारा C है, तो हमारा थर्ड में यहाँ पे क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। मतलब अगर यहाँ A है तो इसके A के संगत वाला फर्स्ट में रहना चाहिए। तो हमारा इस तरह से देखेंगे तो कौन ऑप्शन सही हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। A का संगत Q नहीं है, A का संगत P है, तो A का संगत P है। तो B है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ABC थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। देखिए A का संगत P, A का संगत P, B का संगत Q, B का संगत Q, C का संगत R, C का संगत R। मतलब
एक निश्चित क्रम में लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई त्रिभुज को किसी तरह से नाम लिख देंगे, दोनों समरूप हो जाएगा, ये ऐसा में गलत हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया है, यानी हमारा क्वेश्चन बोल दिया कि दो त्रिभुज है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मान लिया जाए ए बी सी और पी क्यू आर, मान लिया हमारा दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है, समरूप है। यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात दिया है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो एक हमारा प्रमेय है, प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई दो समरूप त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा, मतलब त्रिभुज ए बी सी अगर हम समझे तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल के साथ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर समरूप है दोनों त्रिभुज तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। मतलब ये अगर ये भुजा का संगत ये है, ए बी भुजा के संगत अगर पी क्यू है तो मतलब ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर का जो अनुपात होगा वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। उसी तरह से बी सी का स्क्वायर, बी सी का संगत मान लिया जाए क्यू आर है तो बी सी का स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात। उसी तरह से आप इस भुजा को भी ले सकते हैं, ये संगत अगर हो तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, उसका संगत भुजा दिया है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा का वर्ग करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 होगा। डी ऑप्शन आंसर। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सिंपल से हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा कितना है, 2a है, 2a ये है। उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा, शीर्षलंब की लंबाई निकालना है, मतलब शीर्षलंब यहाँ से लंब खींचेंगे इस तरह से तो शीर्षलंब ये हुआ, तो इसका लंबाई निकालने बोल रहा है। समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा कितना है, 2a। तो देखिए अब बस इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, आप वहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये होता है। मान लिया जाए इस त्रिभुज का आधार ये है, मान लिए त्रिभुज हमारा ABC, हम फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। ये हमारा क्या है, आधार है, आधार मान लिए ये, और इसको हम ऊंचाई माने h, ये हमारा शीर्षलंब का ऊंचाई मान लिए h। और समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं तो √3 भुजा स्क्वायर, मतलब हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएं या आप 1/2 आधार गुने ऊंचाई निकालें, दोनों से तो क्षेत्रफल निश्चित बराबर आना चाहिए। तो हम ये 1/2 आधार 2a और ऊंचाई h ले लिए। अब यहाँ इससे निकालेंगे तो भी सेम आना चाहिए। भुजा कितना है इसका, 2a का होल स्क्वायर, 1/2 गुने 2a गुने h बराबर √3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, इधर क्या बचा ah और इधर क्या बचा √3a²। h हमको निकालना, ऊंचाई ये तो निकालना है, √3a², ये a इधर भाग में आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा तो h बराबर क्या हो गया, √3a। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, a नंबर ऑप्शन 2a के लिए। जब हमारा भुजा की लंबाई 2a रहेगा तो ये आंसर आया ना, लेकिन भुजा का लंबाई अगर a मानते ना, a ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अगर हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा की लंबाई a है, a, तो हमारा ये वाला आंसर सही होता है, √3a/2। मतलब ये आंसर आप रख के देखिएगा, भुजा के जगह पे a रखिएगा तो यहाँ 2 नहीं आएगा, तो हमारा 2 में आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप कीजिएगा तो ये आंसर होगा। लेकिन अभी हमारा कौन आंसर होगा, ए होगा, इस क्वेश्चन के लिए ए आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए 31 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। तो हमारा 31 क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में AB हमारा 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर है। मतलब हमारा कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बात करेंगे कि भुजा कितना दिया है, AB हमारा दिया है 6√3, BC कितना दिया है 6 और AC कितना है 12। तो सबसे लंबा भुजा हमारा AC दिखाई दे रहा है लेंथ में अगर देखें तो।
अब इन तीनों भुजा का अनुपात अगर हम निकालें तो ए बी बी सी और ए सी का अनुपात तो क्या है 6√3, 6 और ए सी 12। काटेंगे कैंसिल करेंगे तो 6 6 6 दूना 12, मतलब √3, 1 और 2, ये हमारा अनुपात आया। अब अनुपात को अगर हम गौर से देखें तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज बनने वाला है। कैसे देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये, सबसे लंबा भुजा ये, सबसे ज़्यादा लंबा लेंथ इसी का है, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे कर्ण हो जाएगा ये हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा। ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़िए, देखिए 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो दोनों साइड क्या आया बराबर। मतलब ये जो हमारा भुजा दिया था ये कोई समकोण त्रिभुज का भुजा दिया है, तो सबसे लंबा ये है, मतलब AC हमारा क्या होगा कर्ण होगा। AC हमारा क्या है कर्ण होगा, फिक्स है AC हमारा कर्ण होगा, क्योंकि लंबी भुजा हमारा क्या होता है कर्ण होता है। तो AC कर्ण होगा तो फिक्स है हमारा यहाँ B रहेगा। आप A यहाँ लिखिए या A यहाँ लिखिए, AC तो इधर रहेगा, मतलब ये AC रहेगा तो यहाँ B रहेगा, मतलब AC के सामने B रहेगा और ये हमारा क्या होगा 90 डिग्री। और यही हमें पूछ रहा है कि कोण B बताइए कितना होगा 90 डिग्री। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब 32 क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कोई वृत्त है उसका कितना स्पर्श रेखा होगा, मतलब स्पर्श रेखा, कोई वृत्त है तो वृत्त का स्पर्श रेखा मतलब एक ऐसा रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे टच करे, एक बिंदु को छुए, तो हम ये इस रेखा को स्पर्श रेखा बोलेंगे इस वृत्त का। तो इस वृत्त में कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो इस वृत्त में हर एक बिंदु पे इस अनेक बिंदु है, मतलब इनफाइनाइट बिंदु है, इनफाइनाइट बिंदु है, तो इनफाइनाइट बिंदु है तो इनफाइनाइट बिंदु हर एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इसका मतलब किसी वृत्त में अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब इस वृत्त में अनेक, मतलब अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये हमारा सवाल है कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब कोई वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूर पर कोई एक और बिंदु है, यानी इस वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम P है। मतलब इस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है स्पर्श रेखा। तो देखिए इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जिसका नाम क्या है PT, ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो इस वृत्त का त्रिज्या निकाल कर दिखाइए, ये सवाल है। तो अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। मतलब ये हमारा त्रिज्या है, अगर ये हमारा त्रिज्या है तो इस स्पर्श रेखा पे हमारा क्या होगा ये लंब बनाएगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। अगर आप देखेंगे ये जो हमारा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो मतलब यहाँ क्या है CP स्क्वायर, ये कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण अन्य दोनों भुजा के वर्ग के बराबर, यानी CT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर, ऐसा सोच सकते हैं। तो इसका लंबाई दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से सारा का मान रख देंगे, CT का वैल्यू आ जाएगा। देखिए CP का वैल्यू कितना है CP 13 है, 13 का स्क्वायर। CT हमें निकालना है, ये हमारा त्रिज्या है, CT निकालना है, प्लस TP कितना है 12, 13 का स्क्वायर 169 बराबर CT स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये माइनस में चला जाएगा तो 169 माइनस 144 तो क्या हो जाएगा CT स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25, तो 25 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा CT स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, तो CT बराबर क्या हो जाएगा 5। CT बराबर 5, तो हमारा 5 आंसर होगा। इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा 5। चलिए अब हम लोग 34 क्वेश्चन को समझते हैं। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा 34 क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मतलब एक वृत्त है कोई, इस वृत्त में वृत्त के बाहर एक बिंदु Q है, इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु Q
से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, Q है ये हमारा, Q से केंद्र की दूरी कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकालिए। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होगा वो इस पे लंब होगा, 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ लंब होगा। तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, समकोण त्रिभुज। अगर हम इसको O बोल देते हैं और इसको P बोल देते हैं तो इस तरह से हमारा ये जो त्रिभुज बन रहा है OPQ, ये समकोण त्रिभुज है। तो हमारे यहाँ से त्रिज्या आसानी से OP निकल जाएगा। इस पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, जस्ट इसके जैसा क्वेश्चन हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा OQ क्या करेगा, किसका काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। ये OQ हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OQ स्क्वायर। ये हमारा कर्ण हो गया। OP हमें फाइंड करना, निकालना है, तो OP रहने दीजिए। प्लस PQ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर बराबर OQ कितना है, 25 का स्क्वायर। तो OP स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर माइनस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो OP स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 576, 24 का स्क्वायर 576। अब OP स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे तो 15 में से 6 9, 11 में से 7 या 4 49। तो OP इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना, 7। यानी OP जो हमारा है ये OP, ये त्रिज्या 7 आया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। उसी तरह 35 क्वेश्चन क्या कहता है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 35 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 35 क्वेश्चन कहता है दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। मतलब दो सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसा वृत्त जिसका दोनों वृत्त का केंद्र एक ही हो, तो ये दोनों वृत्त क्या कहलाएगा, सकेंद्रीय वृत्त। यानी दोनों वृत्त का केंद्र सेम है। दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। मतलब छोटा वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़ा वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उसकी उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती हो। मतलब बड़ा वृत्त का एक जीवा बनाना है, बड़ा वृत्त का एक जीवा बनाना है जो छोटा वृत्त पर क्या हो, स्पर्श रेखा हो। इस तरह से ये देखिए जीवा है बड़े वृत्त पे और छोटा वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। तो इसकी लंबाई निकालना है। ये हमारा जो जीवा है छोटा वृत्त पे जो स्पर्श रेखा है उसका लंबाई निकालना है। तो दिया क्या है, छोटा वृत्त का त्रिज्या बड़ा वृत्त का त्रिज्या, इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये हमारा छोटा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये हमारा लंब होगा, क्योंकि देखेंगे ये हमारा स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये अगर हम देखेंगे ये त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसका अगर हम नाम दे देते हैं थोड़ा देर के लिए OAB, ऐसा नाम दे दिए। तो अब यहाँ से हम ये AB निकाल सकते हैं आसानी से। AB निकाल लेंगे तो AB कैसे निकलेगा, ये 90 है तो 90 के सामने वाला कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BO का वैल्यू कितना है, OB का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस OA कितना है, 5 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और 3 का स्क्वायर 9 और ये हमारा इधर जाएगा 9 माइनस में। तो AB स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16। AB स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 आया। तो AB इसका लंबाई कितना आ गया, 4। और हम जानते हैं कि ये जो हमारा ये जो त्रिज्या है इस जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता भी है, समद्विभाजित करता है। तो ये 4 हुआ AB, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 4। तो टोटल जीवा का लंबाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देखते हैं। तो हमारा 36 क्वेश्चन कहता है थीटा केंद्रीय कोण और R त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब ये वृत्त है, इस वृत्त का ये केंद्र है। इस केंद्र से अगर हम 2 त्रिज्या इस तरह से बना देते हैं तो इस 2 त्रिज्या के द्वारा जो खंड बना, ये खंड है हमारा, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड है मतलब
ये लघु त्रिज्यखंड है, दो त्रिज्यखंड इसमें निर्माण हो रहा है। ये एक त्रिज्या, ये त्रिज्या के द्वारा ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, और ये इसी त्रिज्या के द्वारा ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड, मतलब ये लघु त्रिज्यखंड हुआ और ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। तो देखिए क्या पड़ रहा है, थीटा कोण बना रहा है हमारा त्रिज्यखंड, कितना कोण बना रहा है केंद्र में, थीटा कोण। और इस जो जिस वृत्त पे है ये हमारा त्रिज्यखंड, उसका त्रिज्या कितना है, आर है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ये बोला है। तो इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 360। ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ऐसा समझिए, अगर ये वृत्त का बात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कब होता है, जब केंद्र में कितना कोण बनता है, पूरा कोण को अगर हम बात करें वृत्त में तो कितना कोण बनता है, 360 कोण बनता है। 360 डिग्री कोण बनता है जब क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। लेकिन हमें कितना त्रिज्यखंड चाहिए, थीटा डिग्री, थीटा डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 और ये थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो हमारा बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। क्या कहते हैं सबसे बड़ी जीवा को, ये वृत्त है अगर, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जीवा हमारा सबसे बड़ा जीवा अगर बात करेंगे तो केंद्र से पास होगा, और केंद्र से पास होने वाला ये जो हमारा जीवा है इसको हम व्यास बोलेंगे। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, व्यास होता है, इसको हम व्यास बोल सकते हैं, ये आंसर होगा। उसी तरह हमारा क्या है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी, केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है। यही क्वेश्चन सेम है, मतलब ये त्रिज्या खंड है हमारा, इस त्रिज्या खंड में इसका त्रिज्या कितना है, आर है, और यहाँ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें बोला था, लेकिन इसमें बोल रहा है इसकी चाप का लंबाई बताइए, चाप का लंबाई, मतलब ये थीटा कोण जब बना रहा होगा तो उसके द्वारा जो यहाँ चाप बन रहा होगा, ये अर्क जो है इसका लंबाई निकालना है। तो सेम इसी तरह है, देखिए अगर पूरा इसका लंबाई बात करें, इसका परिधि का लंबाई बात करें तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। कब, 360 डिग्री अगर बनाता है तो 2 पाई आर होता है। तो 1 डिग्री बनाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बटा 360। लेकिन हमें कितना डिग्री का क्या चाहिए, थीटा डिग्री, थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस चाप का लंबाई, ये सीधा फॉर्मूला ही है, आपसे पूछा है कि चाप की लंबाई थीटा कोण के लिए जब हमारा त्रिज्या आर रहे तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। कौन आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर थीटा बटा 360, सी नंबर ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक वृत्त है, 39 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें एक त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। जो हमारा त्रिज्यखंड है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पे 60 डिग्री का, जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। मतलब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए थीटा दे दिया है कितना, 60 डिग्री, आर कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, जस्ट यहाँ हम फॉर्मूला लिखे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7। आर का मान कितना यहाँ 6 दिया है, 6 गुने 6, आर स्क्वायर है मतलब 6 गुने 6। थीटा कितना है 60 बटा 360। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 0 0 6 6 36। अब इसको 6 से 6 कैंसिल, अभी दोनों गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, 132/7। और ये सेंटीमीटर में है हमारा, तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। इस तरह से हमारा 39 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, आइए देखते हैं, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए 40 क्वेश्चन क्या कहता है, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब देखिए घोड़ा को बांधा गया है, मतलब यहाँ घोड़ा के बांधने के लिए एक पोल लगाया गया होगा, उसमें रस्सी 7 मीटर लंबी रस्सी ऐसे है, 7 मीटर लंबी रस्सी। अब जब घोड़ा है हमारा, वो रस्सी को पूरा खींचेगा टाइट होके तो मैक्सिमम यहीं तक पहुँचेगा। अब यहीं तक पहुँचेगा, ऐसा गोल गोल घूमेगा इस तरह से गोल गोल घूमेगा तो चारों साइड घूम सकता है इस तरह से। ये रस्सी टाइट रहेगा तो हर एक जगह 7 सेंटीमीटर इस तरह से घूम सकता है।
मतलब एक वृत्त का रूप बना सकता है। मतलब ये इस तरह से, ये केंद्र है यहाँ पे इसका रस्सी इस तरह से बंधा हुआ है, तो मैक्सिमम गाय घूमेगा तो इतना इतना घूमेगा, तो ये हमारा वृत्त का शेप से घूम जाएगा। मतलब गाय जो हमारा घास चरेगा ये वृत्ताकार क्षेत्र में ही घास चर सकता है। यहाँ फिक्स है उसका, और ये रस्सी का लंबाई 7 है, 7 हर एक जगह 7 लंबाई, इतना घूम सकता है चारों साइड, तो इतना भाग का घास चर सकता है। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो हम बोल देंगे कि गाय के द्वारा चरने वाला क्षेत्रफल यही है। तो वृत्त का त्रिज्या यहाँ कितना हो जाएगा, रस्सी की लंबाई, रस्सी अगर जितना टाइट होगा वही हमारा वृत्त बनेगा, ये त्रिज्या का काम करेगा, तो ये हमारा कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वही गाय द्वारा चरा हुआ भाग होगा। तो हमारा पाई का मान कितना 22/7, और इस वृत्त का जो रस्सी है ये लंबा रस्सी, ये लंबा रस्सी यही हमारा त्रिज्या कहलाएगा। तो त्रिज्या कितना है 7, तो 7 × 7, अब ये कैंसिल होगा, तो 7 × 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ये गाय चर सकता है। तो 154 सेंटीमीटर मीटर में है, रस्सी की लंबाई मीटर में है, इसलिए हमारा आंसर भी क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आ चुका होगा। वीडियो ज़रूर लंबा है, लेकिन मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए आपको सिखाने का कोशिश किया हूँ। तो चलिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आपके लिए मैं नेक्स्ट जो हमारे सेट जो बचे हुए 4 सेट उसके भी वीडियो मैं जल्द लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलते हैं।